हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संतोष कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं बच्चों की पाठशाला विद संतोष गौड़। तो आप बोर्ड पर पीछे देख ही रहे होंगे जहां पर लिखा हुआ है यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। और ये कक्षा 10 की गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है जिसको आज मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही सरल शब्दों में समझा सकूं। आज की इस वीडियो में मैं बहुपदों के परिचय के बारे में, कि बहुपद क्या होते हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़ा एक जटिल समस्या रही है लोगों की कि बहुपद को बहुत ईजिली लोग समझ नहीं पाते। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं बड़े ही ईजी वे में आपको ये समझाने की कोशिश कर पाऊँ कि बहुपद होता क्या है। और साथ ही साथ हम इसमें जो इसकी बड़ी सरल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, उसको भी लगाएंगे और एक्सरसाइज 2.2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बहुपद। बहुपद, ठीक है। इसका देखिए, अगर हम इसको पढ़ें तो इसको पढ़ करके ही समझ में आ रहा होगा कि बहुत से पद, है ना, बहुत से पद, इन्हीं को कहेंगे हम बहुपद। अब बहुत से पद का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो समझने का नजरिया है वो ये होना चाहिए कि एक से अधिक पद, एक से अधिक पद, ठीक है। बहुपद का मतलब हो गया बहुत सारे पद, लेकिन एक से अधिक पद अगर होंगे तो उसको हम बहुपद कहेंगे। और बहुपद को समझने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन दो चीजों पर भी फोकस करें। अब ये दो चीजें क्या हैं? एक तो है चर राशि और दूसरा है अचर राशि, ठीक है। चर राशि और अचर राशि, बहुत से बच्चों ने कक्षा 6 से ही जो है चर राशि और अचर राशि को पढ़ा होगा। एनसीईआरटी की किताब में पहले ही दे दिया जाता है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आपकी गणित की क्लास जब होती होगी तो उसमें जो है कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसी बच्चे की जेब में एक्स टॉफी है और उस बच्चे को यदि 5 टाफियां और दे दी जाएं तो अब उसके पास कितनी टाफियां होंगी, ठीक। तो आप क्या करते थे? प्लस का निशान लगा देते थे, ठीक है। तो x में हमारे पास, अब ये तो पता नहीं कि पहले से कितनी टॉफी है, लेकिन x टॉफी हमने उसको कह दिया था और कह दिया कि 5 और दे दिया जाए तो अब कितनी टॉफी होंगी। तो x जितनी भी थी उसी में हमने 5 को जोड़ दिया। हो सकता है x का मान वहां पर 10 हो। उसी तरीके से जो है आपने ये भी अपने क्लास में गणित के टीचर को ये कहते हुए सुना होगा कि जैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसी खेत को 10 आदमी मिलकर के 2 दिन में जोत सकते हैं, तो उसी खेत को 5 आदमी मिलकर के कितने दिन में जोतेंगे। तो गुरुजी जो है हल जब बताते हैं तो स्टार्टिंग में लिखते हैं कि माना x आदमी उस खेत को, या माना 5 आदमी उस खेत को जोतेंगे बराबर x दिन में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहां पर मान लेते हैं, और जब मानते हैं तो कुछ ऐसी राशियों को मानते हैं जिनको हम कहते हैं चर राशि। और वो राशियां हो सकती हैं x, y, z, a, b, c के रूप में भी हम मान सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है वो, इस तरीके से हम उसको मान सकते हैं। तो इन्हीं को जो अल्फाबेटिक वे में हम लिखते हैं स्मॉल लेटर में, उन्हीं को हम कहते हैं चर राशि, ठीक है। दूसरा आ जाता है अचर राशि। अब ये अचर राशि क्या है? जो भी नंबर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उन सभी नंबर्स को हम अचर राशि कहेंगे, ठीक। कुछ भी, ये सब क्या है? अचर राशि हैं। जो नंबर्स हैं कॉन्सोनेंट हैं, और ये वेरिएबल्स हैं, चर राशि हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों के संयोग से बनता क्या है? देखिए, चर एवं अचर राशि से मिलकर क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। जैसे अभी मैंने ये लिखा ना, क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक बन जाता है। चर एवं अचर राशि से मिल करके बीजीय व्यंजक बनता है। कैसे बनता है? अब ये जो चर और अचर राशियां हैं, चर और अचर राशि, ठीक, इनके योगफल से घटा करके, गुणन करके या भाग करके, ठीक।
यानी चर और अचर राशियों को हम जोड़कर, घटाकर, गुणा करके या भाग करके जो भी संबंध स्थापित करेंगे उनसे क्या बनेगा, बीजीय व्यंजक बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो योगफल है यहाँ पर x + 5 है, तो ये योग के द्वारा बना। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि x 4x + 6 है, सॉरी माइनस कर दे रहे हैं तो घटा करके बन गया। यहाँ 7x लिख दे रहे हैं, गुणा करके बन गया। 3x/4 कर दिया तो भाग करके बन गया। इस तरह से ये जो आपके सामने व्यंजक लिखे हुए हैं, जो आपके सामने पद लिखे हुए हैं, ये क्या है, बीजीय व्यंजक हैं। अब यही बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं, लेकिन कब, यही बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएंगे, लेकिन कब और क्यों, ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं कि इन बीजीय व्यंजकों को हम बहुपद कब कहते हैं। बीजीय व्यंजकों का बहुपद होना। अब इसके लिए हम दो कंडीशन पर हम ध्यान देंगे, ठीक है, कि कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा। इसके लिए दो कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या होगी कि जो बीजीय व्यंजक का चर होगा, ठीक, चर की घात जो होती है, चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, ठीक, चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि जो चर का गुणांक है, चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या आपने इसके पहले वाले यूनिट में पढ़ भी लिया है, वास्तविक संख्या हो, ठीक। तो यहां पर मैंने दो बातें करी। पहली बात क्या है, धनात्मक पूर्णांक हो, और दूसरी बात क्या है, एक वास्तविक संख्या हो, ठीक। अब धनात्मक पूर्णांक की बात कर लेते हैं पहले। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक बीजीय व्यंजक लिख दिया 7x² + 2, 7x² + 2x - 3, ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो इसका ये चर है, चर कहाँ, एक तो x की घात जो है, जो पहला वाला x है उसकी घात कितनी हमारे पास 2 है, दूसरा वाला x है उसकी घात कितनी है, 1 है। ये दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है, ये है बहुपद, क्या है, बहुपद है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अगर मान लीजिए कि यहां पर हो जाता 3/x² + 2, अगर ये दे दिया जाता बहुपद के रूप में, बीजीय व्यंजक के रूप में 3/x² + 2, तो क्या ये बहुपद होता। अब हम यहां पर देखेंगे कि इस कंडीशन में जो x की घात है, जो x की घात है वो क्या है, 1/, भाई यही है ना, गुणे 3, 1/x²। और ऐसी कंडीशन में जब हम x को ऊपर लेके जाते हैं, यानी जैसे मान लीजिए 1/x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है x की घात -1, ठीक है। 1/x का मतलब होता है x की घात -1। तो इस कंडीशन में जो इसमें x की घात 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर x की घात हो जाएगा -2। -2 क्या है, x की घात यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2, और ये क्या है, ऋणात्मक है, ये क्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये बहुपद नहीं। क्लियर है भाई, जो x की घात होनी चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, ये हमारी पहली कंडीशन है। लेकिन इस वाली कंडीशन में x की घात -2 है, ये बटे में है। आप इतना सा समझ लीजिए, अगर सरल शब्दों में समझना हो तो अगर कोई चर बटे में दे रखा है और उसकी घात कुछ भी हो, वो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। और जब ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो बहुपद नहीं होगा। अब हम दूसरी कंडीशन पर ध्यान देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी,
दूसरी कंडीशन हमारी थी कि चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास इसी वाले को देख लेते हैं कि 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पर इसमें जो है x का गुणांक क्या है, इसमें है x का गुणांक 7 और इस वाले में x का गुणांक है 2। ठीक, ये दोनों क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तव में कक्षा 10 तक आप जो भी संख्याएं पढ़ रहे हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं के अलावा जो होती हैं वो काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं, लेकिन उसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ना मैंने कभी इसके बारे में भी जिक्र किया है। इसके बारे में हम कक्षा 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम जिक्र भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में क्वेरी घूम रही होगी कि ये काल्पनिक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या अगर ये है तो काल्पनिक संख्या क्या होगी, और इसका चर का जो गुणांक होगा वो तो हमेशा ही एक वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सर जी कह रहे हैं कि काल्पनिक संख्या अगर होती है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए काल्पनिक संख्या क्या हो सकती है, जैसे आपने पढ़ रखा है ये, ठीक, ये है तो अपरिमेय संख्या लेकिन है तो संख्या। ठीक है, लेकिन अगर हमने लिख दिया अंडर रूट के अंदर -5, जो कि ऐसा संभव है नहीं, लेकिन अगर हमने अंडर रूट के अंदर -5 लिख दिया तो ये एक वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में कोई डिस्कशन हम नहीं करेंगे। अगर इसके बारे में भी बताना शुरू कर दिया तो आपकी कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम इतना देख करके चल रहे हैं कि x का जो गुणांक है वो यहाँ पर 7 है इस बहुपद में या बीजीय व्यंजक में, और यहाँ पर x का गुणांक 2 है। ये दोनों ही वास्तविक संख्याएं, इस कारण से ये क्या होगा, बहुपद है। तो दोनों ही स्थितियों में हमने देखा कि धनात्मक पूर्णांक जो है x की जो चर की घात है वो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। उसी तरह से x का गुणांक भी एक जगह 7 एक जगह 2 है। तो ये दोनों कंडीशन जब हमारी फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो हमको बीजीय व्यंजक दिया गया है वो क्या होगा, बहुपद होगा। अब हम देख लेते हैं बहुपदों के प्रकार। क्या देख लेते हैं, बहुपदों के प्रकार, क्योंकि इसके बारे में भी तो आपको पढ़ना होगा। बहुपद के प्रकार, ठीक, तो हम यहां पर देखेंगे पहली चीज तो पद के आधार पर। किसके आधार पे, पद के आधार पर, और दूसरा देखेंगे घात के आधार पर। ठीक, इन दोनों के आधार पर हम देख लेते हैं, और बीच में एक मैंने जगह छोड़ दी है वो बाद में बताऊंगा। तो इसमें जो पहला हमारा है वो हम देख लेते हैं। देखो -1, अभी आप समझोगे -1 है। पहला वाला जो हमारा है वो है एक पद, एक पदीय। पहला जो हम देखेंगे वो देखेंगे एक पदीय। अब एक पदीय में क्या है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 7x 5y स्क्वायर -3z। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, या फिर मैंने लिख दिया 3x/2। ठीक, ये सब क्या है, ये सब है एक पदीय। अब एक पदीय हम बहुपद किसको कहेंगे, जिसमें गुणन और भाग का प्रयोग किया गया हो, सिर्फ गुणा किया गया हो और भाग किया गया हो, जोड़ना या घटाना ना हो, तो ऐसी कंडीशन में ये एक पदीय बहुपद होगा। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, द्विपदीय। द्विपदीय जब बहुपद हम देखेंगे तो इसमें हम देखते हैं जोड़ घटाने को भी शामिल कर दें। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा द्विपदीय बहुपद। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि केवल गुणा और भाग किया गया है, चर और अचर के बीच में, या जो है चर चर के बीच में, या अचर और चर दोनों को मिला करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर द्विपदीय में क्या होगा कि इसमें क्या होगा, गुणन के साथ साथ या भाग के साथ साथ योग या घटाना भी होगा। ठीक है, तो उसको हम कह देंगे द्विपद। भाई यहाँ पर दो ही चीजें हमको दिख रही, पहला और ये दूसरा। इसी तरह से पहला और दूसरा, ये तो समझ में आ रहा होगा, इसी को हम कहेंगे द्विपद। इसी तरह से हम तीन पद देख लेते हैं, त्रिपद, त्रिपदीय। तो त्रिपदीय जब हम देखते हैं तो इसमें हम क्या देखेंगे कि 7x + 4y - 5।
अब इसमें कितने पद हो गए, 1 2 3, बहुत ही सरल है, ज़्यादा कठिन तो है नहीं। यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर 2 पद हैं, यहाँ पर 3 पद हैं, ठीक है। उसी तरह से चतुर्थ पदीय देखेंगे तो उसमें 4 पद हो जाएंगे, ठीक। इसी तरह से हम एक और लिख लेते हैं, जैसे देखिए 2x² प्लस 4x और -3, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, त्रिपदीय हो गया। अब घात के आधार पर देखेंगे तो पहला हम देख लेते हैं एक घातीय। अब एक घातीय जब हम देखेंगे तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास दे दिया 4x + 5, ठीक, ये क्या हो गया। अब यहाँ पर जो x की घात है वो क्या है, जो चर की घात होगी वो होगी 1, ठीक। तो वो हो गया एक घातीय। चर की घात अगर 1 होगी तो वो हो गया एक घातीय। उसी तरह से दूसरा हो जाता है द्विघातीय। द्विघातीय में क्या होगा, अब यहाँ पर हमने अगर लिख दिया 2x² प्लस 3x - 5, ठीक। यहाँ पर जो x की एक और चीज मैं ऐड कर दे रहा हूँ ताकि समझने में और आसानी हो जाए। x की अधिकतम घात क्या होगा, x की अधिकतम घात क्या होगी, 1 होगी। तो वो सही से नहीं आ पा रहा है ना, एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अधिकतम घात जो है वो है 1, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, x की जो अधिकतम घात होगी, वो होगी 2। इसी तरह से त्रिघातीय देख लेते हैं। जब त्रिघातीय देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3x³ प्लस 4x² - 6x, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो चर है उसकी अधिकतम घात क्या हो जाएगी। अब यहाँ x मैंने लिखा है, इसका मतलब सिर्फ x ही नहीं हो सकता, y भी हो सकता है। अधिकतम घात 3, ठीक है। यानी सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है, 3 है। उसी तरह से द्विघाती वाले में क्या है, 2 है। एक घाती वाले में क्या है, 1 है। तो जिस बहुपद में चर की घात जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो उतने ही घातीय बहुपद कहलाएगा। अगर यहाँ पर जो है घात 4 होती तो चतुर्थ घातीय पद कहलाता, ठीक है। तो ये दो चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के मैंने पढ़ा है। चतुर्थ पदीय भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। उसी तरह से घात के आधार पर भी हमने देखा, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, जिसमें हमें ये क्लियर हो गया कि घात के आधार पर हम बहुपदों को कैसे डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर जो खाली जगह मैंने छोड़ दी थी, उस जगह में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, ठीक। अब शून्य बहुपद को देखने के लिए हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा है। देखिए यहां पर आपने क्या देखा, x की अधिकतम घात जितनी होगी वो उतने ही घातीय बहुपद कहलाएगा। यहां पर क्या हो जाता है, जो चर है, अब चर क्या है, x है, हम x ले रहे हैं, y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर जी x जो है मान रहे हैं तो यही होगा, x y z जो भी है, ठीक है। चर की घात जब 0, ठीक। अब शून्य बहुपद में क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहां पर लिख दिया, शून्य बहुपद में 7 3/2 √5, ये सब यहाँ पर क्या है, शून्य बहुपद है। क्यों है शून्य बहुपद, अब देखिए जैसे हमने माना 7, हो सकता था कि यहाँ पर होता 7x⁻0। अब अगर यहाँ पर x⁻0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। आपने पढ़ रखा होगा पहले भी कि अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 100 और इसकी पावर कर देते हैं 0 तो इसका मान हो जाता है 1, ठीक है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होगी, चाहे वो अचर राशि हो चाहे वो चर राशि हो, उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर x की पावर हो गई कितनी, 0, तो x का मान कितना हो गया, 1 गुणा 1 से करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 7। उसी तरीके से इन सब में भी है, यहाँ पे मान लीजिए y की पावर 0 थी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, बराबर 3/2। उसी तरीके से √5, z की पावर 0 थी तो यहाँ पर हो जाएगा √5 × 1 बराबर √5, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो गया शून्य बहुपद। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद को कैसे पहचानेंगे, और शून्य बहुपद क्या होता है। अब हम देखते हैं बहुपदों के शून्यक, ठीक है।
बहुपद के शून्यक। बस बहुपद के शून्यक और समझ लीजिए और आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। बहुपद के शून्यक। ठीक, अब ये बहुपद के शून्यक क्या है? देखिए शून्यक में हम क्या करते हैं, जैसे हमने देख लिया कि px इज इक्वल टू हम ले लेते हैं जैसे 7x + 2, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। शून्यक का मतलब हो गया हम x का मान निकालते हैं, और x का मान निकालने के लिए हम देख लेते हैं कि 7x + 2 बराबर क्या हो गया, हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, ये एक समीकरण है और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 7x बराबर हो जाता है -2। भाई पक्षांतर करना तो आपको आता होगा। इधर ये दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो जब कोई भी संख्या को, किसी भी वेरिएबल्स या जो है कॉन्सोनेंट को, नंबर को जब हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो वो जिस चिन्ह के साथ होता है वो चिन्ह उसका बदल जाता है। यानी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, भाग में है तो गुणे में चला जाएगा, माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा। तो ये प्लस में था, यहाँ आया माइनस में। उसी तरह से x के साथ ये गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो ये x का यहाँ शून्यक निकल आया। अब हम अगर x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, जैसे px बराबर हमारे पास क्या है 7x + 2। अब यहाँ पर अगर हम x का मान रख देते हैं -2/7, तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 7 से 7 कट गया, -2 + 2, -2 + 2 क्या हो जाएगा, px हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि x का वह मान जिसको रखने पर px में, इस समीकरण में जो इसकी वैल्यू होती है, px की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाए, तो हम उसको कहेंगे बहुपद के शून्यक। ठीक, तो देखिए बहुपद के शून्यक तो इस तरीके से निकल आया। अब हम इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो आइए अब एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी बहुपद के px के लिए y बराबर ही px है का ग्राफ नीचे दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ्स दे रखे हैं, 6 ग्राफ्स हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो px के शून्यक कितने होंगे उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मैं आपको यहीं पर एक हिंट दे रहा हूं कि यहाँ पर जो ग्राफ है ठीक, ये जो समीकरण है, ये x अक्ष को जितनी बार काटेगा, ठीक, यहां पर ये जो समीकरण खींचा गया है ये, ठीक, ये x अक्ष को जितनी बार टच करेगा, काटेगा, उतने ही इसके शून्यक होंगे। ये मैंने एक हिंट दे दिया है। तो अब इस तरीके से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हो रहा है, आप देखिए कि ये जो खींचा गया है लाइन, ये लाइन क्या हो रही है, x अक्ष को कहीं पर भी टच नहीं कर रही है। ये y अक्ष को काट रही है, x अक्ष को नहीं काट रही है। इस कारण से यहाँ पर जो px के लिए शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 0। ठीक है, अब वैसे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मुझे पहले आपको ये बता देना चाहिए था कि जब हम ग्राफ खींचते हैं तो किस तरीके से खींचते हैं। देखिए, एक तो सीधी लाइन ऐसे खींच लेते हैं, पड़ी लाइन जिसको कहते हैं, और एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सीधी लाइन है, खड़ी लाइन है, वहां पर ऊपर y और नीचे y डैश रहता है। इधर साइड में बाईं तरफ x अक्ष और इधर x डैश अक्ष, और इधर साइड में x अक्ष होता है। ठीक, बीच में यहाँ पर 0 होता है, जहां पर मान x और y दोनों के क्या हो जाते हैं, 0 0 हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर हम नंबर्स वगैरह लिख लेते हैं, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, इनके बीच की गैपिंग इक्वल होनी चाहिए दोनों तरफ। ठीक, उसी तरीके से हम नीचे साइड में भी यहाँ पर -1 -2, ठीक, ऐसे करके लिख लेंगे। यहाँ पर 1 2, यहाँ -1 -2, उसी तरह से ऊपर भी 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ बनाया जाता है, एक्सेस ऐसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x अक्ष को ये रेखा ये जितनी बार भी काटेगी उतने ही px के
क्योंकि हमको px के सापेक्ष निकालना है, ना कि y के। ठीक है, तो y पर जितनी बार भी काट रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना यह है कि ये लाइन x पर कितनी बार काटता है, x अक्ष पर कितनी बार काटता है, वो चाहे धनात्मक तरफ हो चाहे ऋणात्मक साइड में हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक बार भी नहीं काट रहा तो 0 हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि एक बार तो यहाँ काटा, ये यहाँ पर जो काटा वो क्या है, y अक्ष है। इस बात को ध्यान में रखना है, यहाँ पर जब काट रहा है तो ये y अक्ष है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर इसने काटा है, ये x अक्ष है जहां पर ये काट रहा, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1। ठीक, तीसरे वाले में हम देखते हैं कि यहाँ पर x अक्ष पे कितनी बार काट रहा है। पहली बार उसने माइनस साइड में ऋणात्मक तरफ काटा, दूसरी बार में धनात्मक और तीसरी बार भी धनात्मक। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, ऊपर जो काट रहा है ये y अक्ष है, तो यहाँ पर वो उसको प्रतिच्छेद करे, चाहे जितनी बार प्रतिच्छेद करे y अक्ष पर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ कितनी बार प्रतिच्छेदित करता है, तो यहाँ पर देखिए एक बार और यहाँ 2 बार x अक्ष पर, x डैश की तरफ। ठीक, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो गई 2। ठीक, उसी तरह से पांचवा वाला क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो इसमें देखते हैं एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ और 4 बार यहाँ। ठीक, तो यहाँ पर हो गई संख्या 4। उसी तरह से इस पे देखते हैं तो एक, अब यहाँ देखिए काट नहीं रहा बल्कि टच करके एक बिंदु पर वापस चला गया, फिर वापस आया, फिर एक बिंदु पर टच किया, वापस चला गया। तो इसको काउंट करेंगे 1, इस पूरे को काउंट करेंगे 2 और इस पूरे को काउंट करेंगे 3। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो गई 3। ठीक, तो इस तरीके से हमको देखना था। और यहाँ पर देखिए जब आप ये समीकरण बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 2x + 4y = 0, 2x + 4y = 0। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए इसी को ही मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ तब थोड़ा सा समझा दूँ आपको। एक्सरसाइज तो समझ में आ ही गई होगी आप लोगों को, यदि ना समझ में आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और कितने बेहतर तरीके से समझाना चाहिए ताकि और इजीली समझ में आ जाए, इसके बारे में भी आप सजेशन जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिख दे रहा हूँ कि कैसे हम शून्यकों को फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 4x + 2y = 0, ये इक्वेशन लिख दिया, यही इक्वेशन पर ये लाइन चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमको x और y के शून्यक निकालने होते हैं इस तरीके से। मैक्सिमम आप 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। जैसे x बराबर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे 2y प्लस में था, इधर जाएगा 0 की तरफ, तो ये माइनस का 2y हो जाएगा, और 4 इधर मल्टीप्लाई में था तो बटे 4 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, y का मान मानेंगे और 1 का मान निकालेंगे। जैसे y का मान हमने मान लिया 0। ठीक है, तो 0 अगर मान लेते हैं तो जो x का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये तो 0 हो गया, तो ऊपर भी 0 हो गया, और 0/4 कर देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया। उसी तरीके से अगर इसका मान हम मान लेते हैं 2, y का मान हमने मान लिया 2। ठीक, तो x का मान कितना निकल करके आएगा, 2 दूनी 4, -4 ऊपर है, नीचे है 4, तो माइनस का 1 निकल आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब ये समीकरण खींचेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले वाले में क्या हो रहा है कि ये 0 0 आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जो x डैश, ये जो निर्देशांक हैं इसके x y के, वो पहले वाले में है 0, 0 और दूसरे वाले में है -1, 2। तो हम जब यहाँ पर खींचते हैं तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए इधर तो 1 होगा, -1 x अक्ष पर इधर होगा, तो हम इसको देखेंगे, फिर देखेंगे 2, तो 2y पर 1 यहाँ पर हो गया और 2 हो गया यहाँ पर, तो इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि px का अगर हम x अक्ष के लिए मान निकालेंगे तो यहाँ पर ये एक बार x अक्ष को काटता है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। इस तरीके से ये समीकरण काम करते हैं। तो चलिए फिर जो है मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को लेकर के। इसमें तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस थे और एक्सरसाइज 2.1 में जो कि सॉल्व हो गए हैं, और उम्मीद करता हूं कि बहुपद के परिचय के बारे में जो भी कुछ मैंने बताया वो आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।